नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम लोग द्वितीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत ब्रिटेन का संविधान जो है उसका अध्ययन करते हुए ब्रिटिश मंत्रिमंडल की शक्तियाँ और उसकी महत्ता के जो कारण हैं उनका अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों हम लोग जानते हैं कि गत चर्चा के दौरान हमने ब्रिटिश मंत्रिमंडल का प्रादुर्भाव, उसकी वर्तमान स्थिति, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के मध्य अंतर आदि संबंधित जो बातें हैं उनके बारे में चर्चा करी थी। आज हम लोग उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मंत्रिमंडल के जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, उनके संदर्भ में बातचीत करेंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल की जो महत्ता है उसका क्या कारण है उस संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है उसके कार्यों और शक्तियों का जो आधार है वो वैधानिक ना होकर के परंपरागत है। जहाँ हम वैधानिक स्थिति की बात करते हैं, वैधानिक मतलब कानूनी स्थिति की बात करते हैं, तो इसके संदर्भ में यह स्पष्ट कर देना उचित है कि मंत्रिमंडल जो है वो सम्राट की एक परामर्शदात्री समिति है। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो यह है कि सम्राट की सभी शक्तियों का जो उपयोग है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। राजतंत्र जो है उसके लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में राजा के जो पद की शक्तियां हैं वो धीमे धीमे कम होती चली गईं और मंत्रिमंडल की शक्तियां वैसे वैसे बढ़ती चली गईं। विद्वान हुए हैं सर जॉन मैरियट, वो कहते हैं कि यह एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक यंत्र घूमता है। अर्थात सर जॉन मैरियट ने मंत्रिमंडल को एक केंद्र बिंदु के रूप में परिभाषित किया जो कि पूरे राजनीतिक यंत्र को अपने इर्द गिर्द केंद्रित किए हुए है। यहाँ पर यह बात करना भी प्रमुख है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंत्रिमंडल जो है वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था का हृदय है और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल को जितनी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है उतनी शासन के जो कोई अन्य अंग है या दूसरा अंग है उसको प्राप्त नहीं है। शासन व्यवस्था जो है उसका आधार बिंदु होने के कारण जो मंत्रिमंडल के जो कार्य हैं वो बहिर्मुखी हैं। मंत्रिमंडल को विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में शक्तियाँ प्राप्त हैं, हम कह सकते हैं व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वर्तमान समय में मंत्रिमंडल को कार्यपालिकीय क्षेत्र के अलावा विधायी क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में भी बहुत व्यापक शक्तियाँ या बड़े दायरे में शक्तियाँ प्राप्त हैं। जब हम इसकी शक्तियों की चर्चा करते हैं तो हमें इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत इन शक्तियों का पढ़ना पड़ेगा कि हम पहले बात करेंगे मंत्रिमंडल की जो कार्यपालिका या संवैधानिक शक्तियां हैं उनके बारे में क्या स्थिति है। जो मंत्रिमंडल है वो ही ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है। इस रूप में उसके द्वारा जो शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो व्यापक रूप में किया जाता है, जिसमें कि प्रमुख रूप से राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और वैदेशिक क्षेत्रों में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति को अपनाया जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन की जो नीति है उसका निर्धारण कैबिनेट या मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है या कार्य है कार्यपालिकी क्षेत्र के अंतर्गत वो है जो राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण।
अर्थात शासन की समस्त जो कार्यपालिकीय शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके जो कार्य हैं उनकी देखभाल करते हैं। सम्राट की समस्त कार्यपालिकी शक्ति जो हैं उनका प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका है उसके ऊपर जो पूर्ण रूपेण नियंत्रण है वह नियंत्रण मंत्रिमंडल का ही होता है। तीसरा जो एक शक्ति या कार्य हमको नज़र आता है वो है कि समन्वयकारी कार्य, कि प्रशासन की सुविधा के लिए सरकार को विभिन्न प्रशासनिक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। यह सहज बात है, हम जानते हैं कि जितने भी विभाग हैं वो प्रशासकीय सुगमता के लिए स्थापित किए गए हैं ताकि वो अपना अपना स्पेसिफिक कार्य कर सकें। लेकिन इन विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की जो एकता या समरूपता पाई जाती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय जो है वो बहुत आवश्यक है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का जो कार्य है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ बात स्पष्ट है कि विभिन्न विभागों के मध्य जो समन्वय का कार्य है ताकि कोई भी जो कार्य है वह अपने उद्देश्य में सफल हो सके, उसके लिए समन्वय प्रमुख है और ये कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो मोटे रूप में हम देख सकते हैं कि ये सब कार्य जो हैं ये मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। तो मंत्रिमंडल इस प्रकार से इन कार्यों के माध्यम से कार्यपालिकीय कृत्य जो हैं उनका संपादन करता है। अब मंत्रिमंडल के कार्यों का दूसरा भाग या दूसरा प्रकार कहलाता है व्यवस्थापन संबंधी कार्य या व्यवस्थापिका से संबंधित कार्य। तो यहाँ यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय में मंत्रिमंडल जो है वो केवल प्रशासनिक कार्य नहीं करता बल्कि विधि निर्माण के क्षेत्र में भी अर्थात कानून निर्माण का जो कार्य है उसमें भी संसद का नेतृत्व और पथ प्रदर्शन या मार्गदर्शन करता है। संसदात्मक शासन में विधायी और कार्यपालिकीय शक्तियों के एकीकरण के कारण मंत्रिमंडल का संसद के साथ गहरा संबंध है, ये कहेंगे अविच्छिन्न संबंध है। मंत्रिमंडल न केवल राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करता है बल्कि शासन की सर्वोच्च नीति और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कानून का निर्माण भी करता है। जो सरकारी अधिकारी हैं वो वैधानिक परामर्श के आधार पर विभिन्न विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं और मंत्रिमंडल जो है उन्हें अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करता है और संसद में प्रस्तावित कर देता है। बहुमत के जो आधार पर, चूँकि वो मंत्रिमंडल जो है वो किसी पर्टिकुलर एक दल जिसको कि लोक सदन में बहुमत प्राप्त है उसके सदस्य होते हैं, अतः बहुमत के आधार पर वो संसद से भी उनको पास करा लेता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल जो है उसका संसद के ऊपर नियंत्रण रहता है और मंत्रिमंडल ही जो है वो समस्त विधि निर्माण कार्य के लिए उत्तरदायी है। संसद का अधिवेशन बुलाना, उसको स्थगित करने का कार्य जो सम्राट के द्वारा किया जाता है वो मंत्रिमंडल के परामर्श से किया जाता है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही सम्राट जो लोक सदन है जिसमें कि जन निर्वाचित प्रतिनिधि बैठते हैं उसको जो है विघटित कर सकता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में सम्राट के द्वारा जो अभिभाषण किया जाता है, भाषण पढ़ा जाता है, वो वास्तविक अर्थों में मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। हर वर्ष विभिन्न कानूनों के अंतर्गत जो सपरिषद आदेश निकलते हैं उनके जो निर्माण में भी जो मंत्रिमंडल है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मंत्रिमंडल के जो ये कार्य हैं व्यवस्थापन संबंधी, इनकी व्यापकता इन सब बातों के मद्देनज़र हमको स्पष्ट होती है। मंत्रिमंडल का जो कार्य है उसके संदर्भ में यहाँ हमको यह बात भी
ध्यान रखने योग्य है कि कार्यपालिकी कार्यों के अलावा और व्यवस्थापकीय कार्यों के अलावा भी मंत्रिमंडल कुछ और कार्य करता है, जिसमें प्रमुख कार्य एक है वित्तीय कार्य, अर्थात वित्त संबंधी कार्य। मंत्रिमंडल जो है वो राष्ट्रीय आय और व्यय का निर्धारण, अर्थात जो बजट है उसका निर्माण और उसको संसद या पार्लियामेंट में स्वीकृत कराने का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। जो वित्त मंत्री है वह बजट को अपनी देखरेख में ही तैयार करवाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वित्तीय कार्यों के अंतर्गत भी मंत्रिमंडल की आधारभूत और महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बजट के मूल प्रस्ताव और आधार जो हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही तय किए जाते हैं। मंत्रिमंडल को लोक सदन के जो बहुमत है उसका समर्थन प्राप्त होता है। उसके कारण किसी भी कर मतलब टैक्स या अनुदान या मतलब से सब्सिडी कहते हैं कि मांग में कोई कटौती लोक सदन के द्वारा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती है। एक विद्वान हुए हैं मुनरो, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यदि मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के तुरंत बाद सदन में भेजे बिना ब्रिटिश बजट को लागू कर दिया जाए तो इसके अंतिम आंकड़ों में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर मुनरो का कहना है कि जो कार्य या प्रारूप मंत्रिमंडल के द्वारा तय किया जाता है वह उसी प्रारूप में उसी स्वरूप में संसद से पारित हो जाता है। उनका जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि समस्त वित्त संबंधी या बजट संबंधी जो कार्य हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है और जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है वह अमेरिकी जो राष्ट्रपति है उससे भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो वित्तीय क्षेत्र में कांग्रेस के ऊपर निर्भर रहता है। अब इन तीन प्रमुख कार्यों अर्थात कार्यपालिकी संबंधी कार्य, व्यवस्थापकीय संबंधी कार्य और वित्तीय कार्यों के अलावा कुछ अन्य कार्य भी मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत भी हम कह सकते हैं कि एक तो जो राजा के द्वारा क्षमादान की जो शक्ति है, क्षमा का जो विशेषाधिकार का प्रयोग है वो मंत्रिमंडल विशेषतया जो गृह मंत्री है उसके परामर्श से ही किया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य नज़र आता है वह है कि राजा के द्वारा जो उपाधियों का वितरण भी किया जाता है वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। इसके अतिरिक्त जो ब्रिटिश सम्राट है वो देश और विदेश में की जाने वाली जो नियुक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही करता है। महत्वपूर्ण न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं लॉर्ड चांसलर के परामर्श के पश्चात ही सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के जो अधिकार हैं और कार्य हैं वो बहुत ही व्यापक हैं। उन सभी कार्यों को जो संपादन है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल की जो शक्तियां हैं वो काफ़ी व्यापक प्रतीत होती हैं। यहाँ हमने देखा कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो है उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसके अधिकार हैं, उसके जो कार्य हैं वो काफ़ी व्यापक हैं। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन का मंत्रिमंडल है उसकी स्थिति जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ यह चर्चा करना भी आवश्यक या प्रासंगिक प्रतीत होता है कि मंत्रिमंडल की जो महत्ता है, ये महत्व है, उसके क्या कारण हैं, कौन सी वजह हैं जिनके कारण मंत्रिमंडल इतनी महत्वपूर्ण स्थिति में है। तो यहाँ ये चर्चा करना प्रासंगिक है कि वर्तमान समय में मंत्रिमंडल और जो लोक सदन है उसके जो पारस्परिक संबंध हैं वो सैद्धांतिक स्थिति के प्रतिकूल हो गए हैं। वस्तुस्थिति यह है कि लोक सदन जो है वो मंत्रिमंडल को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि जो मंत्रिमंडल है वो लोक सदन को नियंत्रित करने लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। मंत्रिमंडल लोक सदन या किसी संस्था की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है।
कुछ विद्वान जो हैं वो इसको मंत्रिमंडल की एक तानाशाहीपूर्ण स्थिति भी मानते हैं। लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप इस तरह का है जिसमें कि मंत्रिमंडल की स्थिति तानाशाह की तो नहीं कह सकते, लेकिन मंत्रिमंडल एक अति महत्वपूर्ण स्थिति में होता है जहाँ की उसके जो अधिकार एवं कार्य शक्तियाँ हैं वो बहुत व्यापक होते हैं। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण जो कारण हमको नज़र आते हैं जिनके कारण से ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की स्थिति बहुत सशक्त हो गई है, उसमें पहला कारण है द्विदलीय पद्धति। जो ब्रिटेन की जो दलीय पद्धति है वो द्विदलीय पद्धति है। वहाँ पर प्रमुख रूप से दो राजनीतिक दल हैं, अनुदार दल और मजदूर दल। जो ये द्विदलीय पद्धति है इसके कारण सत्ता में जो स्थिति प्राप्त होती है वो ऐसी होती है कि किसी न किसी एक दल को बहुमत स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। तो जो संपूर्ण कहेंगे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों ही जगह पर एक ही दल के लोग मौजूद होते हैं, तो परस्पर दलीय समरूपता होने के कारण उनके मध्य एक परस्पर विश्वास की और एकरूपता की जो स्थिति होती है उससे मंत्रिमंडल काफ़ी सशक्त हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण जो कारण नज़र आता है वो है जो दल का जो अनुशासन है वो काफ़ी कठोर है, अर्थात कठोर दलीय अनुशासन। मंत्रिमंडल को सर्वाधिक रूप से जो मजबूत बनाने में इस दलीय अनुशासन का बड़ा योगदान है। आजकल जो दल का अनुशासन है वो इतना कठोर हो गया है कि प्रत्येक सदस्य को दल के आदेशों का पालन करना आवश्यक होता है, और वह ऐसा नहीं करता तो उसे दल से बहिष्कृत कर दिया जाता है, जिसका सामान्यतः तात्पर्य है कि उसके राजनीतिक जीवन का समाप्त हो जाना। लोक सदन में जो प्रत्येक दल है उसका एक सचेतक होता है, व्हिप, जो किसी विधेयक पर मतदान के समय अपने दल के सदस्यों को निर्देश जारी कर देता है और उन्हें विधेयक का समर्थन या विरोध उसके अनुरूप ही करना पड़ता है। और जो ये सचेतक है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के निर्देश के अनुसार कार्य करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो कठोर दलीय अनुशासन है वो मंत्रिमंडल की महत्ता को बढ़ाने में आधारभूत भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त जो सुधार कानून लागू हुए हैं 1832 के पश्चात से, उन सुधार कानूनों में भी जो मंत्रिमंडल है उसकी स्थिति को काफ़ी मजबूत किया है। इसके अलावा जो लोक सदन है उसके ऊपर जो कार्यभार है वो भी बहुत अधिक हो गया है, और उसकी जो बैठक हैं उसके अनुपात में होती नहीं है। तो इस कारण से जो काम का जो प्रेशर है वो मंत्रिमंडल के ऊपर ही आ जाता है। इसलिए कार्यभार की महत्ता के कारण, कार्यभार की आधिक्य के कारण मंत्रिमंडल की स्थिति मजबूत और महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो ब्रिटेन के अंदर शासन कार्य है वो वर्तमान परिस्थितियों में कहीं ना कहीं जटिल प्रतीत होता है। कानून निर्माण का कार्य हो, शासन क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, इनमें कहीं ना कहीं कुछ अवरोध और पेचीदगियाँ उत्पन्न होती नज़र आती हैं। तो इस प्रकार से यह कार्य भी कुछ आसान प्रतीत नहीं होता। ऐसी स्थितियों में लोक सदन जो है उसकी अपेक्षा मंत्रिमंडल जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा एक प्रमुख कारण जो नज़र आता है वो है प्रदत्त व्यवस्थापन। संसद के कार्यभार की अधिकता और कानून निर्माण में निरंतर बढ़ती हुई जटिलता के कारण प्रदत्त व्यवस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो संसद के पास सभी विषयों के संबंध में कानून निर्माण के लिए आवश्यक समय और ज्ञान नहीं होता, तो वो केवल मोटी मोटी रूपरेखा पारित कर देते हैं। तो सारा का सारा जो फाइनल कार्य है वो जो प्रशासनिक विभाग हैं उनके पास आ जाता है, और धीरे धीरे करते करते ये सारे विभाग जो हैं वो मंत्रिमंडल के दखल के परिणाम स्वरूप कार्य करते हैं, और इस कारण मंत्रिमंडल का जो महत्व है वो काफ़ी अधिक प्रतीत होता है। इसके अलावा संसद की जो कार्यवाही की स्थिति, नियमों की स्थिति है, वह राष्ट्रीय आपात जो भी लागू हुए उन्होंने भी मंत्रिमंडल की स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ताकि उनके कार्य और उनकी शक्तियाँ प्रमुख हो गए। इसके अलावा
राष्ट्रीय वित्त जो है उसके ऊपर जो मंत्रिमंडल का नियंत्रण है, उसने भी मंत्रिमंडल की शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। मंत्रिमंडल के पास जो लोक सदन के विघटन की शक्ति है कि वह सम्राट को परामर्श देकर के लोक सदन का विघटन करा सकता है, इसने भी मंत्रिमंडल की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके निर्धारण में आधारभूत भूमिका का निर्वाह किया है। कुछ विद्वान वर्तमान परिस्थितियों में मंत्रिमंडल की स्थिति को देखते हुए यह मानते हैं कि मंत्रिमंडल वर्तमान में ब्रिटेन के अंतर्गत तानाशाहीपूर्ण स्थितियों में आ गया है। लेकिन यदि हम सैद्धांतिक रूप से और वैवाहिक रूप में इनका परस्पर अध्ययन करते हैं तो यह प्रतीत होता है कि हाँ, मंत्रिमंडल के ऊपर कार्यों का आधिक्य बहुत हो गया है, मंत्रिमंडल की जो शक्तियां हैं वो व्यापक हो गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल तानाशाहीपूर्ण व्यवहार करता है या उसका रवैया तानाशाहीपूर्ण है। आज के व्याख्यान में इतना ही। नमस्कार।